नौजवान दोस्तों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों और हमारे बंधुओं, हम लोग अक्सर व्यक्तित्वों पर चर्चा करते हैं। उन व्यक्तित्वों पर जो बहुत महान हैं, जो बहुत प्रेरणादायक हैं, जिनकी ज़िंदगी से हम संघर्ष सीख सकते हैं। हमने इस चैनल पर अपने बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में आपको जानकारियाँ दी। बहुत सारी हुतात्माओं के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, अनेक अनेक इनकलाबियों पर, बहुत अनेक व्यक्तित्वों पर हमने बात की, इसलिए कि हम उनसे कुछ सीख सकें, उनकी ज़िंदगियों से कोई प्रेरणा ले सकें, उनकी तरह आगे बढ़ सकें, लड़ना सीख सकें, परिस्थितियों से जूझना सीख सकें। आज ऐसे ही व्यक्तित्व पर हम फिर बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वो अलग हटकर है। वो है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भी ऐसी शख्सियत रही है जो बहुत बचपन से जूझी है अपनी हालात से। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे। ये रही उसकी पहचान, आवाज़। 28 सितंबर 1929 को ये बच्ची पैदा हुई थी इंदौर में, अपने नंसाल में, और भारत की बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही आदरणीय गायिका रही। तकरीबन 6 दशक का इसका सक्रिय कार्यकाल है, जो बहुत सारी उपलब्धियों से भरा हुआ है। लता मंगेशकर ने तकरीबन 30 भाषाओं में गायन किया, 30 भाषाओं में, जरा अंदाजा लगाइए, और 50,000 से ज़्यादा गाने गाए, फिल्मों के लिए और अन्य गैर फिल्मों के लिए, गैर फिल्मी गाने भी गाए। तो बड़ा ही तेजस्वी जीवन है, बहुत ही अद्भुत जीवन है लता का, जिसकी लेकिन वास्तविक पहचान जो है वो हिंदी सिनेमा में मिली उसको। हिंदी फिल्मों की पार्श्व गायिका के रूप में वो सबसे ज़्यादा कामयाब शख्सियत है, सबसे कामयाब व्यक्तित्व है। लता मंगेशकर अपने जीवन काल में ही एक जीवंत गाथा बन चुकी थी, एक लेजेंड बन जाता। जीते जी कोई आदमी लेजेंड बन जाता है, जीते जी उसके ही नाम पर पुरस्कार दिए जाने लगे। जो जीवित थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक लता मंगेशकर अवार्ड घोषित किया, एक अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया। तो बड़े प्रतिभाशाली, विलक्षण प्रतिभाशाली गायकों को मिला। किशोर कुमार भी उनमें से एक हैं। बहुत सारे गायक और गायिकाएं हैं। तो बहुत सारे विवादों में भी घिरी रही जिंदगी भर वो। बहुत सारे विवाद भी उसके पीछे लगे रहे, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे गॉसिप जैसे फिल्मों में चलते हैं। कुछ झूठ कुछ सच घेरे रहा, लेकिन वो अड़ग रही। उसकी छोटी बहन आशा भोंसले, 4 बहनें थी वो, इनमें 3 अभी जीवित हैं। लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी, एक भाई था उनका हृदयनाथ मंगेशकर। तो ये परिवार था। उनके पिता जो थे दीनानाथ मंगेशकर, एक बहुत बड़े रंगमंच के बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े गायक भी थे अपने दौर के। लेकिन बहुत जल्दी वो मृत्यु के काल उन्हें खा गया। सिर्फ 40 वर्ष की आयु थी उनकी, सिर्फ 40 वर्ष की, जब उनकी मृत्यु हुई। और ये जो लड़की थी, ये सिर्फ 13 साल की थी। तो 13 साल की उम्र में सारे परिवार का लालन पोषण का भार इस पर आ पड़ा। लेकिन देखिए क्या किस्मत ने रंग दिखाया इस संघर्षशील लड़की को, कि इसकी जादुई आवाज़ पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में गूंजी। कहीं चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, भारत में तो सब जानते ही हैं, विदेशों में भी कितने कंसर्ट किए, अमेरिका में, यूरोप में। टाइम्स पत्रिका, जो बड़ी मशहूर पत्रिका है अमेरिका की, उसने कहा कि ये एक छत्र साम्राज्य है पार्श्व गायन की भारत में, एक छत्र गायिकाओं में। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, हुकूमत हिंदुस्तान ने। तो बहुत सारे इनाम मिले, उसकी कोई हम चर्चा नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ उसके संघर्ष की चर्चा करना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं, उपलब्धियों की चर्चा सिर्फ नहीं करना चाहते, उसकी मुसीबतों की भी चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे जुल्म उसने सहे, बहुत सारे दुख सहे, बहुत सारी परेशानियां सही। मौत भी कुछ ऐसी परेशानी में हुई। 6 फरवरी 1922 को कोविड की शिकार हुई वो, और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई। 29 सितंबर को हमने बताया वो पैदा हुई थी इंदौर में।
अपने नंसाल में। उसकी माँ इंदौर की थी, पिता जो थे वो गोवा के थे। मंगेश परिवार था ये। मंगेश एक कुल देवता का नाम है, उससे उनका नाम मंगेश पड़ा, मंगेशकर पड़ा। प्यार में उनको सब लोग लता दीदी कहते हैं, आज भी कहते हैं लता दीदी। बड़ा प्यार मिला, बड़ा सम्मान मिला, बहुत शोहरत मिली, बहुत दौलत मिली, क्या नहीं मिला, ये तो सब जानते हैं। मधु पश्यसे निर्बुद्धे प्रतापम नानु पश्यसी, संस्कृत का एक श्लोक है। हे मूर्ख, तू शहद को तो देखता है, लेकिन शहद के पीछे जो मेहनत हुई है, जो प्रताप है, जो वीरता है, जिससे वो इकट्ठा किया गया, उसको नहीं देखता। वो लता मंगेशकर की तो चर्चा होती है जो इतनी शोहरत मिली, जिसे इतनी दौलत मिली, इतनी ख्याति मिली, लेकिन उस लता को हम जानना चाहते हैं आज। अपने ख़ास तौर से अपने विद्यार्थियों के लिए हम उसको बताना चाहते हैं कि उसके पीछे कितना संघर्ष है। वो एकदम नहीं मिल गई सफलता, बहुत सारी असफलताओं का उसने शुरू में ही मुंह देखा। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, मैंने बताया। परिवार मूलतः गोवा का था। उसके पिता मंगेश कहलाए, मंगेश इनके कुल देवता थे, वहीं से उनका नाम मंगेशकर पड़ा। माँ इंदौर की थी, मराठा परिवार की थी माँ भी। शेवंती नाम था माँ का। पिता का नाम मैंने बताया पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो रंगमंच के एक प्रख्यात कलाकार और बड़े ज़बरदस्त गायक भी थे अपने दौर के। बचपन में उसका नाम हेमा रखा गया, हेमा। लेकिन एक कैरेक्टर था उनके ही रंगमंचीय नाटक का, जिसमें उनकी एक हीरोइन का नाम था लतिका। दो कहानियाँ जुड़ी हैं लता नाम देने को हेमा को। एक तो उनकी जो पहली पत्नी थी, उससे एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम लता रखा गया था। तो पहली पत्नी का नाम नर्मदा था। ये दूसरी पत्नी थी जिसके संतान थी हेमा। वो लता जो थी वो उसकी मृत्यु हो गई थी और पिता को वो नाम बहुत पसंद था। पहली बच्ची से भी बहुत प्यार होता, पहले बालक से बड़ा प्यार होता था ना। वो पहली बेटी भी उनकी जो पहली पत्नी से जिसका जन्म हुआ था, उसका नाम भी लता रखा गया था। तो वो हेमा को लता कहने लगे। लतिका थी उनकी हीरोइन, वो भी नाम उनको बड़ा प्रिय था। भाव बंधन नाम का एक नाटक वो खेलते थे, दीनानाथ मंगेशकर। तो इस तरह से इसको हेमा तो गुम हो गया इतिहास में, इतिहास के पन्नों में, जीवन में, और वो लता बन गई, लता मंगेशकर। तो जो बड़ी छोटी बहन थी 4 साल, वो उषा भोंसले, उसने भी बड़ा नाम कमाया। मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर, ये भी 2 बहनें। और हृदयनाथ मंगेशकर बड़े संगीतकार हुए, बड़े प्रसिद्ध भी हुए। और ये एक छोटा सा उनका परिवार था। माँ ने काफ़ी लंबी आयु पाई इसी की तरह। लता मंगेशकर को भी बड़ी लंबी आयु मिली। तीनों बहनें तो अभी जीवित हैं, 80 साल की उम्र करीब करीब पार कर चुकी हैं। और 92 साल जी, लता मंगेशकर 92 साल जी, 92 ईयर्स ओल्ड। तो एक फिल्म थी चंडीदास, जिसमें के.एल. सहगल ने बड़ा सुंदर गीत गाए थे। तो उसको देखा, छोटी सी बच्ची थी, पिता फिल्म दिखाने ले गए। तो वो कहने लगी मैं तो के.एल. सहगल से शादी करूँगी। एक छोटेपन की बात ही, 5-6 साल की रही होगी, 5-7 साल की, बोलना ही सीखा होगा जब तक। तो पहली जो शिक्षा मिली शास्त्रीय संगीत की। पिता शास्त्रीय गायक थे बहुत बड़े, दीनानाथ मंगेशकर। एक लंबी कहानी, हम बहुत ही संक्षेप में लता का जीवन आपको बताएंगे। ऐसे विशद बताने लगे तो शायद घंटों भी नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं ये ज़िंदगी उनकी बता रहा हूँ। उनकी संघर्ष में ज़िंदगी, उनकी मुसीबतों से भरी ज़िंदगी और विवादों से भरी ज़िंदगी, तीनों हैं इसमें पहलू। इसमें शोहरत भी है, दौलत भी है, विवाद भी है, मुसीबतें भी हैं, संघर्ष भी है। मृत्यु पर्यंत ये जारी रहा। तो पहली बार लता ने जो गाना गाया वो एक वसंत जोगलेकर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं इंडियन फिल्म के, भारतीय फिल्मों के। मराठी में फिल्में बनाई उन्होंने, हिंदी में फिल्में बनाई। वो फिल्म थी जो है कीर्ति हसाल, इसमें पहली बार गाना गाया। लेकिन पिता ने वो गाना कहा कि इसको इंक्लूड नहीं करो। पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में गाए। लेकिन देखिए नियति, देखिए, पिता की मृत्यु होगी जो 13 साल की उम्र में। 1942 में इनके फादर मर गए, 40 साल की उम्र थी सिर्फ। 13 वर्ष की बालिका को पूरे परिवार की जिम्मेदारी का भरण पोषण आ गया उसके ऊपर, मैंने बताया जैसे। और हिंदी और मराठी फिल्मों में उसने काम किया। वो अभिनय को पसंद नहीं करती थी। उसका पहला लव जो था, पहली मोहब्बत गीतों से थी, गायन से थी, शास्त्रीय गायन से थी। शास्त्रीय संगीत सीख भी रही थी, बड़े उस्तादों से उसने सीखा भी अपनी मृत्यु के बाद। पहले तो शिक्षक उसके पिता ही हैं, दीनानाथ मंगेशकर। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसने क्लासिकल संगीत सीखा
और उसने फिल्मों में भी काम किया। पहली फिल्म थी उसकी पायली मंगला गौर, ये मराठी फिल्म थी जिसमें वो हीरोइन की छोटी बहन बनी थी। बाद में कई फिल्मों में उसने काम किया, मांझे बाल है, चिमुकला एक फिल्म है, संसार है, गजभाऊ है 1944 में बनी है। हिंदी फिल्म बनी पहली बार 1945 में, जिसमें उसने जीवन यात्रा है, एक बड़ी माँ फिल्म थी जिसमें उसने नूरजहाँ की छोटी बहन की, नूरजहाँ बड़ी फिल्म एक्ट्रेस थी, गायिका भी थी जो पाकिस्तान चली गई बाद में, बंटवारे के बाद उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई। और एक 1952 में भी एक फिल्म बनी शिवाजी, उसमें भी वो मराठी फिल्म थी, उसमें भी लता मंगेशकर ने भूमिका निभाई। लेकिन उसका पहला प्यार जो था वो गायन से था, अभिनय से नहीं था। बाद में उसने अभिनय को छोड़ दिया। 1952 के बाद उसने किसी फिल्म में काम नहीं किया। और 1947 में जोगलेकर, जो वसंत जोगलेकर का जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने उनको गायन का मौका दिया था, पहली फिल्म। इसके बाद कुछ और फिल्मों में भी लता ने गाया। मजबूर फिल्म का एक बड़ा गाना मशहूर हुआ, अंग्रेजी छोरा चला गया। दिल, एक और गाना बड़ा मशहूर हुआ, दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा तेरे प्यार ने। लेकिन उस तक वो बहुत मकबूल नहीं हुई थी, बहुत ही साधारण गायिका उसको समझा जाता था। एक से एक दिग्गज गायिकाएँ थी उस दौर में। नूरजहाँ का मैंने नाम लिया, शमशाद बेगम थी, जोराबाई अम्बाले वाली थी, अमीर बाई कर्नाटकी थी। तो सो मैनी बिग नेम। लता को तो कोई जानता नहीं था, छोटी सी उम्र थी उसकी उस वक्त। लेकिन एक बड़ा उस्ताद मिले उन्हें, गुलाम हैदर नाम के। बाद में पाकिस्तान चले गए, बहुत बड़े संगीतकार थे। एक फिल्म बनाई थी शशधर मुखर्जी ने, एस मुखर्जी ने, शहीद 1949 को। कभी जो है गुलाम हैदर ने उसको ऐसे गुनगुनाते हुए सुना था। ये तो फिल्मों में अभिनय करती थी, मैंने जैसे बताया कई फिल्मों में, मराठी और हिंदी फिल्मों में लता मंगेशकर ने अभिनय किया। गुलाम हैदर ने इसकी प्रतिभा को पहचाना और शशधर मुखर्जी से लता की मुलाकात कराई। शशधर मुखर्जी ने गीत सुना इनका, लता मंगेशकर का, 1949। देखिए कितनी छोटी उम्र है, कितनी छोटी उम्र है। 1929 का जन्म है और ये समझिए कि वो सिर्फ 20 वर्ष की, 19-20 वर्ष की है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही पतली आवाज़ है, ये चलेगी नहीं फिल्मों में। और वो गीत रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बाद में शमशाद बेगम से वो गीत गवाया है। गुलाम हैदर का आग्रह उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन गुलाम हैदर ने तभी भविष्यवाणी की थी शशधर मुखर्जी के सामने कि ये लड़की बड़ों को अपना दीवाना बना देगी और कोई गायिका इसके सामने टिकेगी नहीं। उस वक्त किसी ने यकीन नहीं किया। गुलाम हैदर एक भविष्यवक्ता के तौर पर बोल रहे थे, उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना था। और गुलाम हैदर ने उसको शास्त्रीय और संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। उस्ताद अमान अली खां थे उस समय, बहुत बड़े गायक थे, बम्बई में, महाराष्ट्र में रहते थे, उनकी वो शिष्या बनी। एक दो और उस्तादों से भी उसने सीखा, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। हम बहुत ही, मैंने कहा ना, हम अपने विद्यार्थियों के लिए कि वो संघर्ष सीखें, इससे लता मंगेशकर से लड़ना सीखें, असफलताओं से जूझना सीखें। रिजेक्ट कर दिया एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने, जाइए आप नहीं गा सकती, आपकी आवाज़ बहुत पतली है। वो निरंतर अभ्यास करती रही और एक ऐसा मौका है 1949 में, ये बात 1948 की है जो मैंने आपको बयान की, जब वो फिल्म बन रही है, 49 में रिलीज हुई शहीद, 48 की बात है। 49 में एक मौका ऐसा है कि खेमचंद प्रकाश नाम के संगीतकार ने लता मंगेशकर की ज़िंदगी चमका दी। गुलाम हैदर तो चले गए पाकिस्तान, खेमचंद प्रकाश ने गीत रिकॉर्ड किया। फिल्म महल के लिए कमाल अमरोही ने फिल्म बनाई थी, आएगा आने वाला। इस गीत में अपार सफलता मिली, इतना सुपर हिट हुआ मधुबाला पर ये फिल्म और मधुबाला की किस्मत भी महल ने चमकाई। मधुबाला को भी लेकिन उसकी किस्मत जागी महल से, और लता मंगेशकर की भी किस्मत जागी महल से। दोनों के लिए भी फिल्म वरदान साबित हुई महल। तो ये जो है कड़ा परिश्रम करती रही है। देखिए लता मंगेशकर ने अपार सफलता के पीछे उसकी अद्भुत चमत्कारी लता खुद दे दिए तो भगवान ने दे, लेकिन इसके पीछे कड़ा परिश्रम भी है, निरंतर अभ्यास, रियाज। प्रकृति ने आपको
वरदान दिया, लेकिन प्रकृति भी जब भी फलित होगी, वो वरदान भी जब भी फलित होगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। घंटों घंटों रियाज करती थी उस्ताद अमान अली के पास जाकर, और तमाम नैसर्गिक प्रतिभा धीमे धीमे निखरी। मराठी भाषी होते हुए भी उर्दू ज़बान पर उसने महारत हासिल की। एक मौलाना से उर्दू ज़बान सीखी। एक बार दलीप एक किस्सा लता मंगेशकर सुनाती है कि दलीप कुमार से उसकी मुलाकात हुई पहली बार, तो दलीप कुमार को बताया ये लड़की गाती है फिल्मों में। दलीप कुमार भी स्टार बन चुके थे, मधुबाला की तरह बड़े स्टार बन चुके थे। तो उन्होंने कहा ये मराठी लोग, अब ये दाल भात की खुशबू आएगी इसमें से, तो उर्दू में से तो ये क्या उर्दू में गाएंगे, ये तो ज़्यादातर फिल्मी गीत तो उर्दू में लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे उर्दू के अंदर शब्द हैं इसमें। तो उसने उसको बात चुभ गई, क्या क्या कितनी सेंसिटिव थी वो, और उसने उर्दू सीखी और अद्भुत महारत हासिल की। सब जानते हैं उसके गीत जो सुनते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये मौका मिला और फिर उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1980 तक वो ज़बरदस्त रूप से गाती रही। गाएंगी आप? नमस्कार, मैं सबके आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल पूरे हुए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने 70 साल लता को लेना शुरू किया अपने फिल्मों में, मेरी बहुत इज्जत की, बहुत अच्छा काम मुझसे करवाया। हिंदुस्तान से पाकिस्तान, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत अच्छे लेखक थे, 1950 में और मुझे जो इज्जत मिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिली है। इसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ और जनता की भी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे 70 साल बर्दाश्त किया। कुमारी के लिए गाया, मधुबाला के लिए गाया, नूतन के लिए गाया, हर हीरोइन के लिए गाया, वैजयंती माला के लिए गाया। एक से बढ़कर एक गीत, रोशन के संगीत में, नौशाद के संगीत में। वसंत देसाई ने बड़ा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। गुलाम हैदर के बाद वसंत देसाई भी वरदान सिद्ध हुए। लता के जिंदगी में मदन मोहन आए, मदन मोहन के निर्देशन में एक से गीत है। तो ये ऐसी आवाज़ बन गई जो हर दशक में ज़बरदस्त रही। 1980 के बाद उन्होंने फिल्मों में गायन कम किया, स्टेज शो करने लगी और गैर फिल्मी गाने लगी। नई गायिकाएँ। एक सबसे खूबी क्या थी कि वो सदा चप्पल उतार कर गाती थी। जब गुस्सा आ जाता था विवाद के कारण तो सबसे बड़ी निशानी ये थी, कुछ बोलती नहीं थी, चल देती चप्पल पहनकर। कई बार ऐसा हुआ। विवादों में घिरी जिंदगी रही। मैंने बताया ना, मुसीबतें तो 13 साल की उम्र में आ गई थी। इतना बड़ा परिवार, अकेली रह गई कमाने वाली, बाकी बहनें छोटी थी, 4 साल तो यही छोटी थी, 9 साल की रही होगी आशा भोसले, उषा और छोटी, फिर मीना, फिर हृदयनाथ मंगेशकर और छोटे। तो बहुत छोटा और बड़ा कच्चा परिवार छोड़कर दीनानाथ मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह गए। तो इन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया, एक फिल्म भी बनाई, संगीतकार भी बनी। बहुत लंबा विशद इतिहास है, उसकी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। हम सिर्फ संघर्ष पर बात करेंगे। लता मंगेशकर की जंग पर जूझती है, जिंदगी भर अभ्यास करती रही आखिर तक, टिल लास्ट डे ऑफ हर लाइफ। तब भी उसने आखिरी दिन भी लोग बताते हैं कि उसने कहा कि मुझको ईयरफोन ला के दो, मैं अपने पिता का गीत सुनना चाहती हूँ। संगीत के प्रति जो उसकी गहन रुचि थी वो आखिर तक बनी रही, ज़बरदस्त बनी रही आखिरी दिन तक। जिस ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में थी और मृत्यु के कगार पर थी। तो ये दावा जो है, ये लोग करते हैं कि साहब सफलता तो देख ली हमने, लेकिन सफलता के पीछे जो श्रम है, फिल्म फेयर पुरस्कारों को हम देखते हैं उसके कि 1958 में मिला पहला पुरस्कार मधुमती के लिए, सलील चौधरी का म्यूजिक था। 62 में मिला, 1965 में मिला, 1969 में मिला, 1993 में मिला, 1994 तक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतती रही। ये देखिए कितना लंबा दौर है 1994 तक। उसके बाद उसने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, कहा कि अब मुझको नहीं चाहिए और नई गायक। राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, नेशनल अवार्ड्स मिले, 1972 में मिला, 1975 में मिला, 1990 में मिला। महाराष्ट्र सरकार के भी बहुत पुरस्कार मिले। 1969 में पद्म भूषण से नवाजा गया हुकूमत हिंदुस्तान द्वारा।
और 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड दर्ज करा दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक है ना, हाईएस्ट सॉन्ग सिंगर जिसने सबसे ज़्यादा गीत दुनिया में गाए हैं, ये 1974 में रिकॉर्ड बना दिया था। तो परिवर्तन यानी चेंज को कोई नहीं रोक सकता। झूठ कहते हैं, वो एक ही आवाज है, 1950s, 1960s, 1970s, अब तो है तुमसे 1980s, आज कहीं मत और 2001 आ गया। 1990s, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और आज तक। मैं लता मंगेशकर, नमस्कार। कई गायक भारत रत्न हुए हैं भारत में, आप जानते हैं अच्छी तरह, ये भी एक है। तो ये लंबी कहानी है पुरस्कारों की, ये उपलब्धियों की कहानी है, संघर्ष की कहानी हमने बताई, कितना रियाज, कितना कड़ा परिश्रम, कितनी हताशा बचपन में मिली, रिजेक्ट कर दी गई, कोई वॉइस नहीं है, ये वॉइस काम। और वो भी सबसे टॉप प्रोड्यूसर ने, एस मुखर्जी नाम का एक प्रोड्यूसर था, फिल्मिस्तान टॉकीज का मालिक, स्टूडियो का, बहुत बड़ा स्टूडियो, फिल्म बहुत फिल्में बनी। ये जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी उसी परिवार के हैं। तो और 27 जनवरी आई फिर 1963, ऐसा कालजयी गीत गाया, मेरे वतन के लोगों जो शहीद हुए हैं, जरा आँख में भर लो पानी, रामचंद्र के म्यूजिक डायरेक्शन जो शहीद हुए हैं उनकी जाता है ये बड़ी जरा याद करो कुर्बानी। अच्छी समारोह के अंदर मेरे वतन के लोगों, तुमको पंडित जी बुला रहे हैं, और उन्होंने कहा बेटा तुमने तो आज मुझे रुला दिया। ये गीत आज भी बहुतों को रुला देता है, जो भी शहीद हुए हैं इस मुल्क के लिए, चाहे जंग आज़ादी में हुए या देश की आज़ादी की हिफाजत करने के लिए हुए हैं, बॉर्डर पे शहीद हुए हों, चाहे देश के अंदर शहीद हुए हों, ये सभी की याद के लिए, इसमें कोई नाम नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। एक कालजयी गीत गाकर खुद ये गीत ही अमर नहीं हो गया, इसमें ये तीनों अमर हुए। संगीतकार श्री रामचंद्र बहुत बड़े संगीतकार हुए, उनके निर्देशन में भी बहुत ही सुंदर गीत लता मंगेशकर ने गाए हैं। चितलकर के नाम से वो गाते भी थे खुद श्री रामचंद्र। तो ये लंबा इतिहास है, हम बहुत इसको संक्षेप में सुना रहे हैं आपको। तो एक के बाद एक लोकप्रिय गीत तो गाते रहे लोग, आप सुनते भी हैं, हज़ारों गीत उनके हम लोग आज भी सुनते हैं। लेकिन जो है उन पर बहुत सारी विवाद भी रहे उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने शादी नहीं की, जीवन पर्यंत शादी नहीं हुई, आप जानते हैं। परिवार के लिए बहुत लंबे वक्त तक जैसे जंग किया, लेकिन कई लोगों के नाम जुड़े उनके साथ। भूपेन हजारिका के साथ भी उनका नाम जुड़ा, रोमांटिक एक अफेयर का नाम जुड़ा। उनकी अपनी पत्नी प्रियंवदा थी, जो भूपेन हजारिका की मृत्यु हुई तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक जीवनी भी लिखी, अपनी लाइफ स्टोरी में ये दावा किया कि मेरे पति भूपेन हजारिका के और लता मंगेशकर के रोमांटिक रिलेशंस थे और उसके कारण ही मेरा डाइवोर्स हुआ। दैट वाज अ ब्लेम इम्पोज्ड ऑन लता मंगेशकर ओपनली इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द टीवी चैनल्स इन गुवाहाटी। बहुत सारे विवाद जुड़े, मैंने कहा ना, विवादों से भी घिरे रही है। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, क्या अफवाहें हैं, क्या इसमें गप है, क्योंकि फिल्मी दुनिया गपों से भरी हुई है, गॉसिप से भरी हुई दुनिया कहते हैं हम इसको, झूठ से भरी हुई दुनिया भी है। लोगों को बदनाम बहुत किया जाता है। दूसरा नाम जुड़ा राज सिंह डूंगरपुर का, ये एक रियासत के राजकुमार थे, क्रिकेट से बहुत मोहब्बत थी इनको। लता मंगेशकर को भी क्रिकेट से बहुत मोहब्बत थी। ये हृदयनाथ मंगेशकर के बड़े ख़ास दोस्त होते थे। ये कहा जाता है कि ये भी शख्स जो थे वो लता मंगेशकर से मोहब्बत करते थे, लता मंगेशकर भी इनसे मोहब्बत करती थी। ना उन्होंने शादी की, ना लता ने शादी की। तो इस तरह के विवाद, इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे उस पर, और विवादों से तो जैसे उसकी ज़िंदगी का शुरू से नाता बन गया। 1950 ओपी नैयर एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आसमान फिल्म थी, आसमान के नाम से बन रही थी। तो बड़े समय के पाबंद थे, रिकॉर्डिंग रूम में 5 बजे पहुंच जाते थे। लता मंगेशकर किसी कारण से लेट हो गई और उसने कहीं और एंगेज हो गया, कोई और काम होगा, लेकिन उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। ये लैंडलाइन फ़ोन होते थे तब तो, और नहीं पहुंचे रिकॉर्डिंग टाइम पर।
O.P. नैयर बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार हुए, आप जानते हैं, उनके नाम से फिल्में बिकती थी उस दौर में। O.P. नैयर का नाम काफ़ी होता था फिल्म बेचने के लिए। बड़ी बड़ी ये बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार हुआ। लता भी बहुत प्रतिभाशाली थी। प्रतिभाशाली लोगों के अहंकार भी टकरा जाते हैं, यही हुआ भी, और ये विवाद हुआ और ज़िंदगी भर दोनों ने साथ काम नहीं किया। O.P. नैयर ने कहा जाइए, मैं आपसे रिकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा, आप होंगी बड़ी गायिका अपने घर की। जब तक वो स्टार बन चुकी थी 1949 में, मैंने बताया ना आएगा आने वाला से, उसके बाद भी स्टार बन चुकी थी। O.P. नैयर भी स्टार थे, तो दो स्टार्स भिड़ गए, ये संगीत के दोनों स्टार्स थे। जिंदगी भर काम है। लता मंगेशकर के नाम से जब उनको अवार्ड दिया गया एक बार मध्य प्रदेश सरकार, वो भी ठुकरा दिया उन्होंने। लेकिन एक गजब की बात देखिए, एक फिल्म समारोह में जो विदेश में हो रहा था, O.P. नैयर ने क्या कहा उसके बारे में। उसने कहा मदन मोहन जैसा संगीतकार और लता मंगेशकर जैसी गायिका सदियों में जन्म लेते हैं। दैट वाज द एप्रिसिएशन ऑफ O.P. नैयर फॉर लता मंगेशकर एंड मदन मोहन। जिस मदन मोहन के लिए बड़ी बड़ी शानदार गज़लें, बहुत शानदार गीत गाए लता मंगेशकर ने। बहुत दोनों के बीच बहुत ही भाई बहन का नाता था। एक बार ऐसे उनका विवाद तलत महमूद के साथ हुआ, किसी ने अफवाह उड़ा दी ये तो मुसलमानों के साथ गाएगी, किसी बात पे हो गया होगा कोई बात। लता मंगेशकर ने प्रतिकार किया, मुसलमान, मैं तो दलित कुमार को अपना भाई मानती हूँ, मेरे तो दो गुरु मुसलमान रहे हैं जिनका मैंने गंडा बांधा है। शिष्या गंडा बांधती थी ना, जब शिष्या किसी गुरु को चेली बनती थी, अभी यही रिवाज है शास्त्रीय संगीत में कि उसका गंडा बांधा जाता है कि पक्की मेरी चेली होगी। गुरु और शिष्या संबंध है, बाप बेटी से भी पवित्र संबंध होता है गुरु शिष्या का संबंध, आप जानते हैं ना। यह शास्त्रीय संगीत के गायन में आज भी ये रिवाज है। तो ये विवाद चलते रहे, कुछ झूठे इल्ज़ाम लगे, कुछ सच्ची बातें हैं, ये जीवन भर उसके साथ चलता रहा। आशा भोसले के बारे में कहा गया कि इसने अपनी बहनों का कैरियर नहीं बनने दिया। आशा भोसले ने कहा, क्योंकि O.P. नैयर ने उसको चमकाया था। ये तो सब जानते, बड़े बरगद के नीचे छोटे वृक्ष पल्लवित नहीं हो पाते। उषा मंगेशकर भी बहुत बहुत जो है बड़ी गायिका हैं। मीना को तो उतना नहीं मिला नाम, लेकिन उषा मंगेशकर भी वो मकाम नहीं पा सकी क्योंकि जुड़ी रहीं। आशा भोसले तो शादी करके चली गई अपने घर, और O.P. नैयर जैसा मेंटर उन्हें मिल गया। जैसे इनको गुलाम हैदर मिला था ना, मैंने बताया ना, गुलाम हैदर मिला शुरू में ही। बसंत देसाई 2 नाम है, अनिल विश्वास 3 नाम है बल्कि, जिनकी वजह से लता मंगेशकर आज लता मंगेशकर है। दे आर 3 म्यूजिशियंस। इसके बाद तो एक के बाद नौशाद आए ज़िंदगी में, श्री रामचंद्र आए जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए। फिर स्टार बन गई, फिर तो हर के लिए लोकप्रिय हो गई। शंकर जयकिशन, कितने ही नाम है, रोशन, R.D. बर्मन। S.D. बर्मन से विवाद हो गया था जरा सी बात पे 1958। एक रिकॉर्डिंग, एक इन्होंने गीत गाया एक फिल्म के लिए, चाचा जिंदाबाद शायद फिल्म थी वो, तो वो उसमें वो दोबारा चाहते थे ये रिकॉर्डिंग दोबारा हो जाए। लता मंगेशकर को कहीं बाहर जाना था शायद, कहीं कोई विदेश में प्रोग्राम था, क्या था, 1958 की घटना है। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, नाराज हो गए। 4 साल तक दोनों ने साथ काम नहीं किया। फिर उनके साहबजादे हैं R.D. बर्मन साहब, उन्होंने समझौता करा। छोटे नवाब, उन्हें फिल्म मिली, पहली फिल्म थी उनकी, तो उन्होंने कहा अब्बा हुजूर मैं जो है लता मंगेशकर से गवाना चाहता हूँ, आपका तो झगड़ा है। अरे कहे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये मामला R.D. बर्मन की वजह से सुलझ गया। फिर से एक के बाद एक S.D. बर्मन ने के साथ संगीत दिया, आपको मालूम है, ज्वेल थीफ है, गाइड है, कितनी फिल्मों के नाम बताएं। ये समझौता, ये लड़ाई 4 साल चली, 58 to 62। जैसे O.P. नैयर की तो ताज़ जिंदगी चली। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी से एक विवाद हो गया 1963 में, रॉयल्टी को लेकर। राज कपूर से भी हुआ। ये रॉयल्टी चाहती थी, संगीतकारों को मिलती थी। इसने कहा हमारा भी तो इतना ही रोल है, जितना रोल संगीतकार का है किसी गीत को लोकप्रिय बनाने में, उतना गायक का भी है, गीतकार का भी है, क्यों नहीं मिले ना रॉयल्टी। भिड़ गई हक के लिए अपने। 2 कैंप बन गए, एक मोहम्मद रफ़ी कैंप हो गया, एक लता मंगेशकर कैंप हो गया। ये लड़ाई भी 67 तक जारी रही। मोहम्मद रफ़ी तो बिल्कुल एक बहुत ही निष्प्रय व्यक्ति थे, सब जानते हैं, कितना महान व्यक्तित्व थे, एक दिव्य आत्मा थे। वो गायकी दिव्य नहीं थी, वो व्यक्ति भी दिव्य थे, स्पिरिचुअल, ही वाज ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो लता मंगेशकर का झगड़ा हो गया, वो भी सुलझ गया। मोहम्मद रफ़ी ने कहा कोई बात नहीं, अब झगड़े का अंत हो गया, रॉयल्टी मिले ना मिले हमें तो इसकी परवाह। राज कपूर से भी यही विवाद हुआ। फिर राज कपूर भी मजबूर हुए। सत्यम शिवम सुंदरम के गीत पंडित नरेंद्र शर्मा थे,
जिनको पिता तुल्य मानती थी, उन्होंने गीत लिखे थे सत्यम शिवम सुंदरम के 1-2 गीत, जिन्होंने विविध भारती की स्थापना की। हमारे इलाके के रहने वाले हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा, यहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के। उनको पिता उन्होंने कहा भाई गायत्री तो तू ही, राज कपूर तो गए ही नहीं, राज कपूर की बात सुनी भी नहीं इसने, जो झगड़ा हो गया। 2 बड़े स्टार हैं, राज कपूर भी बहुत इंटरनेशनली फेम्ड प्रोड्यूसर, आवारा जैसी फिल्म बनाई, एक से बढ़कर एक फिल्म, 420। सत्यम शिवम सुंदरम में लता मंगेशकर ने गाना गाया सिर्फ पंडित नरेंद्र शर्मा के कहने पर, आग्रह पर। इसके बाद तो फिर समझौता हो गया, तो लड़ाई चलती रही, बहुत सारे विवाद हैं जैसे मैंने बताया। तो ये लंबी लड़ाई है जो अफवाहों का भी बोलबाला रहता है। मैंने बताया ना, फिल्म जगह में बहुत सी लड़ाइयाँ अफवाह करा देती हैं, लोग कान भर देते हैं। जो बड़ा आदमी हो जाता है उसके 4 चमचे ही पैदा हो जाते हैं, कान भरने वाले। तो लता मंगेशकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कुछ लड़ाइयाँ विवाद अफवाहों की वजह से हुए, कुछ वास्तविक हुए। लेकिन ये है कि गीतों की रॉयल्टी का सवाल जो है वो इसी तरह हल हो गया और रॉयल्टी मिलने लगी। ओपन एयर ने तो कहा बाद में, जब फिल्में छोड़ दी, जब सितारा डाउन हो गया, हरदम सितारा किसी का चमकता नहीं है। लता मंगेशकर जैसे कितने जिनका सितारा अंत तक बुलंद रहता है। एक दुर्रानी थे, गुलाम GM दुर्रानी, वो बड़े गायक थे, उनसे भी विवाद हुआ इनका, उनका सितारा डाउन हो गया। लोगों ने कहा लता की वजह से हो गया, हालांकि लता तो उस समय कुछ भी रही थी, शी वॉज नथिंग। ठीक है कि बाद में बहुत सी गायिका, जैसे सुधा मल्होत्रा थी, उनका सितारा डाउन हुआ, शायर से झगड़ा हो गया था इनका किसी अल्फाज को लेकर, वो चाहती थी अल्फाज बदले। शायर ने कहा बेपढ़े लोग आ जाते हैं फिल्मों में, ये कहीं स्कूल तो गई नहीं थी, ये तो घर में ही पूरी शिक्षा हुई, आप जानते। शी नेवर अटेंडेड ए स्कूल। संस्कृत पढ़ी तो एक घर पर ही पढ़ी, एक शास्त्री जी थे। उर्दू पढ़ी तो एक मौलाना से पढ़ी। शास्त्रीय संगीत सीखा बड़े बड़े उस्तादों से। तो शी नेवर अटेंडेड एनी स्कूल। तो शायर ने तंज कर दिया। ताहिर भी बड़े अक्खड़ पठान थे ना, बड़े बड़े भारी गीतकार हैं। उसका म्यूजिक दे रहे थे सरदार मलिक। तो शायर का तो कुछ बिगड़ा नहीं, सरदार मलिक फना हो गए। इस विवाद में कहते हैं लता मंगेशकर ने सरदार मलिक को रुइंड कर दिया। ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये तो एक अलग प्रश्न है, विवाद है इस पर भी। लेकिन ये सच है कि सरदार मलिक का कैरियर पूरा लता मंगेशकर की वजह से तबाह हुआ। ये अनु मलिक के पिता थे, बहुत ज़बरदस्त संगीत, सारंगा के आप गीत सुनिए, एक से बढ़कर एक गीत। ये राइजिंग स्टार थे, ही वॉज नॉट एस्टैब्लिश म्यूजिशियन, अभी उभर रहे थे कि गुस्से का शिकार। शायर का तो कुछ नहीं बिगड़ा। एक और गायिका भी इसी चक्कर में तबाह हुई, सुधा मल्होत्रा, शायर की बड़ी पसंदीदा गायिका थी, एक से एक बढ़कर गीत गाए। तुम अगर भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। वो भी शादी करके घर बैठ गई। कहते हैं वो भी लता के गुस्से का शिकार हुई। गुस्सेल तो बहुत थी, मैंने बताया ना, बड़े बड़ों से टक्कर ले ली शुरू में। ये इल्ज़ाम लगते रहे, ये आरोप लगते रहे, कुछ सच है इसमें, कुछ गलत है, कुछ सत्य भी है। यह सरदार मलिक वाला इल्ज़ाम एकदम ठीक है, बहुत इन्वेस्टिगेट किया है लोगों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने, सही पाया है। हालांकि सरदार मलिक जीवन भर कुछ नहीं कहा, इतना शानदार शख्स था वो। लता मंगेशकर भी खामोश नहीं, सुधा मल्होत्रा के साथ। इसके बाद कई और गायिकाएँ भी आई जिनको कहा जाता है कि उन्होंने बढ़ने दिया। इन पर तो ये भी इल्ज़ाम है इन्होंने अपनी बहनों को नहीं बढ़ने दिया। पता नहीं आशा को बढ़ने नहीं दिया होता तो आशा का आज इतना नाम होता। आज भी आशा, एक तो आशा हमारे यहाँ थी नहीं, कौन रोक पाए? आशा शादी करके चली गई, उसके बाद उसका नाम हुआ। एक बात। दूसरी बात ये थी कि आशा का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल अलग था। झूठ भी है, हम दो बहनें हैं, आवाजें भी हमारी मिलती जुलती है, पर वो बहुत अलग स्टाइल के गाने गाती थी और मैं अलग स्टाइल के गाती। इसी क्रम में नाम आता है सुमन कल्याण। और बहन के साथ ये करने का तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आज भी प्यार वैसी कायम है। हम लोगों का तो अच्छा ही लता मंगेशकर में विवाद हो गया तो बहुत सारे गीत मोहम्मद रफ़ी ने सुमन कल्याण पर उनकी सब्स्टिट्यूट थी। बहुत आवाज़ मिलती है, कई बार तो आम सुनने वाला पहचान आवाज़ नहीं पाता कि लता मंगेशकर गा
आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी उम्र दराज महिला जो 60 वर्ष की हो चुकी है, वो 20 साल की लड़कियों के लिए गा रही है, 25 साल की लड़कियों के लिए गाई, और वो आवाज़ शूट कर रही है। तो यश चोपड़ा की फिल्मों में यही जाती थी, यश चोपड़ा जिंदा रहे, फिल्में बनाते रहे। तो यश चोपड़ा के लिए तो लता एक तरह से कभी बनानी। ये जो है लंबी कहानियां हैं जो फिल्म जगत में तैरती रहती हैं। हमने कुछ थोड़ा सा वर्णन उनकी जिंदगी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में इसलिए किया कि हमारे नौजवान विद्यार्थी सीखें कि हताशा के लिए जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जो आज असफल है कल वो सफल होगा, बस शर्ते कि वो संघर्ष करना, वो जंग न छोड़े, जो उद्देश्य उसने सोचा है उसको समर्पित हो जाए। ये नहीं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लता मंगेशकर ने कॉन्सेंट्रेट किया था, अभिनय का उन्होंने लालच नहीं किया, अभिनय की तरफ नहीं मुड़ी, चाहती तो अभिनेत्री भी बन सकती है, अभिनय का अवसर मिला लेकिन छोड़ दिया, संगीत को जीवन समर्पित किया था, इनको कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो यही बस जिंदगी का उनका सबक है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हमारे बच्चे कामयाब हों, इसी दुआओं के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शुक्रिया।